हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास की। और मध्यकालीन इतिहास में जो हमारा शुरुआती टॉपिक है वो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल को लेकर के है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल मध्यकाल और प्राचीन भारत के बीच का संक्रमण काल है। 600 से 750 ईस्वी उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद 750 से 1200 ईस्वी की जो अवधि है उसे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आज मैं पूरा आपको बोर्ड में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वो आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस अवधि के दौरान पूरे देश को कई क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित किया गया था जो एक दूसरे के साथ लड़ने में व्यस्त थे और इस अवधि को दो चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण था उत्तरी भारत में 3 साम्राज्य की आयु, जिसका समय काल 750 से 1000 ईस्वी माना गया। इस चरण को भारत में 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों के विकास द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिनमें पहला है उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश। पहला है उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा है पूर्व में या पूर्वी भारत में पाल वंश। तीसरा दक्कन में राष्ट्रकूट। तो ये 3 जो साम्राज्य थे ये इस समय चरम सीमा पर थे। इनका साम्राज्य जो है बहुत फैला हुआ था। फिर दूसरा आता है संघर्ष का युग। संघर्ष का युग 1000 से 1200 ईस्वी का माना जाता है। 1000 से 1200 ईस्वी का माना जाता है। और इस समय ये जो तीनों शक्तियां थी वो पूरी तरह से टूट गई थी और पूरा देश राजपूतों की तरह कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया। मतलब इस समय कई छोटे राज्यों का उदय हुआ है। 850 से 1200 ईस्वी तक 850 से 12 ईस्वी तक इस दौरान जो है तो दक्षिण भारत पर महान चोल साम्राज्य का भी शासन था, जिसे उत्तर चोल के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर चोल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से पहले हम ये जान लें कि उत्तर भारत और दक्कन में 750 से 1000 ईस्वी के बीच बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिनमें पहला था पाल साम्राज्य जो 9वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी भारत पर ये हावी थे। दूसरा है प्रतिहार साम्राज्य जो 10वीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा घाटी पर हावी थे। तीसरा है राष्ट्रकूट साम्राज्य जो दक्कन पर हावी था और विभिन्न समयों पर उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को भी नियंत्रित करता था। तीनों साम्राज्यों में से राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला है। यह न केवल उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था बल्कि आर्थिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक मामलों में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल के रूप में भी काम करता था। इनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चला है। तीनों के बीच हमेशा लड़ाइयां होती रही हैं। हर्षकाल उत्तर भारत में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। कन्नौज जो हर्ष की गद्दी थी वो विवाद का विषय हमेशा बनी रही। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट उत्तरी भारत मुख्य रूप से कन्नौज में गंगा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगातार ये एक दूसरे से लड़ते रहे। इन तीनों शक्तियों के बीच इस संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ये हमेशा एमपीपीएससी या यूपीएससी के मेन खुद देता है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताइए। तो त्रिपक्षीय संघर्ष इन तीनों के बीच में जो लड़ाइयां हुई हैं इन संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। यह संघर्ष गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में समाप्त हुआ। इन्होंने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की जब राजधानी बना दिया, मतलब उसको जीत करके उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज उत्तर भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य की भूतपूर्व राजधानी थी। यह गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से भी जुड़ा हुआ था। इसने कन्नौज को सामरिक और व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना दिया था। अब बात करेंगे हम उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो इनकी उत्पत्ति एक चरवाहे या सेनानी के रूप में माना जाता है। ये इनसे जो है ये आकर के गद्दी पर बैठे हैं। तो ये जो है गुर्जरों से उत्पन्न हुए जो मुख्य रूप से चरवाहे और सेनानी थे। इनके संस्थापक थे हरिचंद्र। तो गुर्जर प्रतिहारों के संस्थापक का नाम है हरिचंद्र।
साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इनका जो गुर्जरों का उल्लेख है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख, ह्वेनत्सांग और हर्षचरित के रिकॉर्ड में भी बताया गया है। इनके जो महत्वपूर्ण शासक रहे उनका नाम था नागभट्ट। याद रखिएगा, इनके महत्वपूर्ण शासक थे नागभट्ट। नागभट्ट का जो शासन काल था वो 730 से 760 ईस्वी तक माना जाता है। तो नागभट्ट प्रथम ने इन्होंने अरब आक्रमण को रोका था। ऐसा बताया गया कि इन्होंने जो अरबों का आक्रमण हुआ तो रोकने का काम किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। दूसरे हैं मिहिर भोज या भोज प्रथम। इनका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक, 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक रहा है। अरब यात्रियों द्वारा इनकी प्रशंसा की गई। सुलेमान ने इन्हें राजा जुजर के रूप में बताया। तो राजा जुजर के रूप में किसको बताया गया था? मिहिर भोज को। किसने बोला था राजा जुजर? तो सुलेमान, जो एक अरबी यात्री थे। अल मसूदी ने इन्हें राजा बौरा का संज्ञा दिया। तो अल मसूदी ने इन्हें राजा बौरा के रूप में बताया। इसके अलावा सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए उनकी सराहना भी की। इनके समय जो डकैती होती थी तो उन्होंने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखा। इसका भी जानकारी किसने दी? तो सुलेमान ने दी। महोदय अर्थात कन्नौज में जो एक ताम्रपत्र शिलालेख है जिसका नाम है बराह ताम्रपत्र शिलालेख, तो किसके समय का था? ये राजा भोज प्रथम के समय का रहा है। तीसरे शासक थे महेंद्रपाल। गुर्जर प्रतिहारों के तीसरे शासक थे महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का जो शासन काल था वो 885 से लेकर के 908 ईस्वी तक था। 885 ईस्वी से लेकर के 908। तो महेंद्रपाल प्रथम, इनका शासनकाल 885 से 908 ईस्वी। इन्होंने कश्मीर के राजा के साथ एक लड़ाई लड़ी। पंजाब शिलालेख में इनका उल्लेख राजशेखर के नाटकों में महेंद्र युद्धा और निर्भय नरेंद्र के रूप में किया गया। इन्होंने आर्यावर्त के महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की है। अगले शासक हैं राज्यपाल। राज्यपाल, इनका जो समय काल है वो 960 ईस्वी से 1018 ईस्वी का माना जाता है। और इन्हीं के समय पे, राज्यपाल के समय पे गजनी के महमूद ने हमला किया था और इनकी हत्या चंदेल राजा विद्याधर ने की थी। तो चंदेल राजा विद्याधर ने किसकी हत्या की? विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या की और इन्हीं के समय पे गजनी के महमूद का भी आक्रमण हुआ था। फिर हम बात करेंगे बंगाल और बिहार के पाल वंश की। तो पूर्वी भारत में 637 ईस्वी राजा शशांक की मृत्यु हो जाती है और इस क्षेत्र में भी एक राजनैतिक उथल-पुथल पैदा हुई। इसे समाप्त करने के लिए गोपाल को 750 ईस्वी में धर्मपाल के खालिमपुर ताम्रपत्र शिलालेख में यह बताया गया कि कई उल्लेखनीय पुरुषों द्वारा या मुखियों के द्वारा राजा के रूप में गोपाल को चुना गया। पाल साम्राज्य को अरब व्यापारी सुलेमान द्वारा रूहनी या रूहम धर्म भी कहा गया, जिसने 9वीं शताब्दी के मध्य में क्या किया था? भारत का दौरा किया था। तो इसके संस्थापक हैं गोपाल। और ये जो पाल वंश थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक भी माने जाते हैं। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। विशेष रूप से बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक स्कूल से ये संबंधित थे। यह अंतिम राजवंश था जिसने बौद्ध धर्म को क्या किया? संरक्षण दिया था। इन्होंने पूर्वी भारत में मठ, विहार और मंदिर बनाकर धर्म को बढ़ावा दिया था। तो पहला शासक है गोपाल। पाल वंश, पाल वंश के पहले शासक हैं गोपाल। और ऐसा माना गया कि 750 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। पाल वंश के संस्थापक थे बौद्ध विद्वान तारानाथ। इन्होंने ये बताया कि गोपाल ने ओदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण भी कराया था। दूसरे शासक है धर्मपाल, जिनका खालिम ताम्रपत्र शिलालेख है। तो धर्मपाल का जो शासन काल था वो 770 से 810 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, पुनर्निर्माण कराया और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव भी प्रदान किए थे। 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान संत रक्षित ने नालंदा मठ के प्रमुख थे, इनके शासन काल से संबंधित हैं। संत रक्षित ने दार्शनिक विद्यालय की स्थापना की, जिसे योगकारा स्वतांत्रिक माध्यमिक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, संत रक्षित दार्शनिक विद्यालय की स्थापना की थी और योगकारा
स्वतांत्रिक माध्यमिक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसने की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध नाम बौद्ध विद्वान दीपांकर का, जिसने अतिशा कहा जाता था। इनका तिब्बत में बहुत सम्मान किया जाता था। ठीक है, ये किससे संबंधित थे? ये धर्मपाल के राज्य में संबंधित थे। इन्होंने बिहार में स्थित सोमपुरी मठ की स्थापना की। किसने की? धर्मपाल ने। इस मठ में कई संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। तीसरे शासक है देवपाल। तीसरे शासक हैं देवपाल, और इनका जो समय काल है वो 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक बताया गया है। तो देवपाल का शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक रहा। इन्होंने वीरदेव को नालंदा मठ का प्रमुख नियुक्त किया था, और इनके दरबारी कवि एक बौद्ध विद्वान वज्रदत्त थे, जो लोकेश्वर शतक के लेखक भी हैं। विजय सेन के तहत सेना वंश ने 12वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य को खत्म कर दिया, उखाड़ फेंका। फिर तीसरा राज्य है दक्कन के राष्ट्रकूट। इनकी उत्पत्ति, तो राष्ट्रकूट का अर्थ होता है राष्ट्र का प्रमुख। इन्हें चालुक्यों का सामंत माना जाता है। इनकी राजधानी सोलापुर के पास मान्यखेत या मालखेत। इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। तो इनके राष्ट्रकूटों के संस्थापक, पहला नाम है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, इन्होंने 733 से 756 ईस्वी तक शासन किया। तो शासनकाल कब तक रहा? 733 से 756 ईस्वी। अब दंती दुर्ग की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूटों के संस्थापक हैं चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय का सामंत था, और 733 ईस्वी में सिंहासन पर ये बैठ गए। ठीक है, दूसरा नाम है कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के जो सबसे प्रमुख शासक, इनका नाम था कृष्ण प्रथम, और इनका शासनकाल 756 से, याद रखिएगा, 756 से 774 ईस्वी तक रहा। तो कृष्ण प्रथम की अगर हम बात करें तो एलोरा में शानदार चट्टानों को काटकर इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये कैलाश मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बना? कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बना। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अखंड है। तीसरे शासक हैं ध्रुव। ध्रुव का शासनकाल था 780 से 793 ईस्वी। इसका ध्रुव। अब इनकी बात करें तो इन्होंने कन्नौज के लिए सफल अभियानों का नेतृत्व किया, जो उत्तरी भारतीय शक्ति की गद्दी थी। यहाँ उन्होंने गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को भी हराया था। तीसरे शासक हैं, अगले शासक हैं गोविंद तृतीय। अब गोविंद तृतीय की बात की जाए तो इनका शासनकाल 793 से 814 ईस्वी तक रहा। संजन शिलालेख में इनका उल्लेख किया गया। उनके सैन्य अभियानों की तुलना सिकंदर महान और महाभारत के अर्जुन के साथ की गई है। अगले शासक हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का जो शासनकाल है 814 से 878 ईस्वी माना गया। इन्होंने एक नई राजधानी मान्यखेत, मतलब आधुनिक मालखेड़ का निर्माण किया। वे साहित्य के महान संरक्षक थे, कन्नड़ और संस्कृत के एक निपुण विद्वान थे। इन्होंने एक लेख लिखा था कविराजमाल काव्य शास्त्र, जो पहला कन्नड़ काव्य, और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्न मलिका का जो है इन्होंने किताब लिखी थी। इन्हें अक्सर दक्षिण का शोक भी कहा जाता है। पत्रों के पुरुषों को संरक्षण देने में इनकी तुलना गुप्त राजा विक्रमादित्य से भी की जाती है। अगले शासक है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय का जो शासनकाल है इंद्र तृतीय, इनका शासनकाल माना गया है 914 से 929 ईस्वी। इन्होंने प्रतिहार महिपाल प्रथम को हराया था और 915 ईस्वी में कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। अगले शासक हैं कृष्ण तृतीय। कृष्ण प्रथम, कृष्ण तृतीय, अलग अलग दोनों शासक हैं। इनका शासनकाल माना गया है 936 से लेकर के 967 ईस्वी तक। ये अंतिम महान राष्ट्रकूट शासक थे और इनकी मौत के बाद राजधानी मालखेड़ जलकर राख हो गई। यह राष्ट्रकूटों के अंत का प्रतीक माना जाता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कला और संस्कृति की इनके शासनकाल में। तो गुर्जर प्रतिहारों का जो वास्तुकला था, तो इन्होंने सबसे ज्यादा काम खजुराहो में जो है मंदिरों निर्माण करके किया। सबसे बड़ा
सांस्कृतिक विकास खजुराहो में गुर्जर प्रतिहार मंदिर शैली है। इनके शासकों द्वारा तेली मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह हिंदू मंदिर का निर्माण प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने करवाया था और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले के भीतर स्थित है, अंदर स्थित है। शिव, विष्णु और मातृकाओं को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार गोपागिरी शैली उत्तर भारतीय वास्तुकला पर आधारित है। ठीक है, फिर अगला बात करेंगे हम साहित्य की। तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में संस्कृत कवि थे। इन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की। विद्यासाल भंजिका, बाल रामायणम भंजिका, प्रपंच पांडव, बाल भारत, भूषण कोश और कर्पूरा मंजरी की भी रचना की। तो यहाँ पर जो राजशेखर हैं इन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की, विधासाल भंजिका, बाल रामायणम भंजिका, प्रपंच पांडव, बाल भारत, भूषण कोश और कर्पूर मंजरी की भी रचना की है। कर्पूर मंजरी नाटक सौर सैनी प्राकृत में लिखा गया था, जिसमें महेंद्रपाल की पत्नी अवंती सुंदरी का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे पाल वंश की वास्तुकला की। तो पालों ने विक्रमशिला और सोमपुरी जैसे महान मंदिरों और मठों का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों संत रक्षिता और दीपांकर, जिन्हें अच्छा कहा जाता है, को तिब्बत में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म का एक नया रूप भी पेश किया था। नतीजतन कई तिब्बती बौद्ध अध्ययन के लिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटो बंगाली भाषा पाल शासन के तहत विकसित हुई थी, क्योंकि उन्होंने बंगाली भाषा के लिए आधार रखा। इन्होंने पहला बंगाली साहित्य चार्म पद विकसित किया, जो तांत्रिक परंपरा से रहस्यवादी बौद्ध कविताओं का संग्रह है। चार्म पद के लेखकों को महासिद्ध कहा जाता है और वे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम से आए हुए थे। अगली बात करेंगे हम राष्ट्रकूटों की। तो राष्ट्रकूटों के वास्तुकला की बात की जाए तो एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं में से एक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। साहित्य की बात करें राष्ट्रकूटों की, तो राष्ट्रकूट कला और पत्रों के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत विद्वान बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखने वाले कवियों और लेखकों द्वारा भी सुशोभित था। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उनके पुत्र राष्ट्रकूट दरबार में रहते थे।